मित्रों नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और भारत का बच्चा बच्चा हर घर तिरंगा अभियान में शामिल है। हम पूरी तरह से आज़ाद हैं और इसका उत्सव हम मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। लेकिन सोचनीय प्रश्न ये है कि विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर बार बार आक्रमण क्यों करते रहे? वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से वो हम पर आक्रमण करने के लिए उत्सुक हुआ करते थे? आज इन्हीं प्रश्नों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो हिंदुस्तान पर सबसे पहला आक्रमण सिकंदर ने किया था 326 ईसा पूर्व में। वो अपने विश्व विजय अभियान पर निकला हुआ था पूरी दुनिया को जीतने, लेकिन उसका सामना हमारे वीर सम्राट पोरस से होता है। पोरस ने सिकंदर के विश्व विजय अभियान को रोक सा दिया था। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। सिकंदर कभी अपने इस ठिकानों को चेंज करके झेलम नदी के उस पार दूसरी जगह पे अपना ठिकाना बनाता, कभी इधर बनाता, कभी उधर बनाता, ताकि पोरस की सेना को चकमा दे सके। और एक क्षण ऐसा आया कि पोरस थोड़े से लापरवाह हो गए। उसी रात में सिकंदर ने झेलम नदी को पार किया और हमला कर दिया। इस युद्ध का परिणाम हमारे हित में नहीं निकला। पोरस की सेना के जो हाथी थे वो अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे और सेना में भगदड़ मच गई। हमारे वीर सम्राट पोरस ने बहुत बहादुरी से सिकंदर का सामना किया, जिसमें उनकी पराजय हुई। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, तो बहुत ही बहादुरी से और गरिमापूर्ण ढंग से पोरस ने उत्तर दिया कि वही जो एक जीते हुए राजा को एक हारे हुए राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आगे मगध साम्राज्य था, जिसके सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य थे, उनके पुरोहित चाणक्य थे। सिकंदर जानता था कि चंद्रगुप्त की सेना को हराना इतना आसान उसके लिए नहीं है। सिकंदर के सैनिक भी थके हुए थे और सिकंदर ने अपने अभियान को वहीं रोक दिया। बाद में वो वापस लौट गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम 7वीं शताब्दी के आसपास हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। यहाँ पे आता है, वो राज्यों को लूटता है, मंदिरों को लूटता है, मूर्तियों को तोड़ता है, मंदिरों को तोड़ता है। 1026 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को उसने ध्वस्त किया। उसको विध्वंसकारी बोला जाता था। सोमनाथ मंदिर से उसने इतना खजाना लूट लिया कि उसने अपनी इसके पहले के जितने भी अभियान थे उसमें कभी उतना खजाना नहीं पाया था। उसके बाद 1191 में मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है और उसके इस अभियान को रोकने के लिए पृथ्वीराज चौहान आगे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। चूँकि मोहम्मद गोरी परास्त हुआ था, निहत्था था और पीठ दिखाकर भाग रहा था, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने जाने दिया और 1 साल बाद वो अपनी पूरी शक्ति समेटकर दोबारा से हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान परास्त होते हैं। वो नहीं छोड़ता है। इसके बाद बाबर आता है और हम पर मुग़लों का शासन होता है। अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। हर कोई हिंदुस्तान को आक्रमण करके अपने कब्जे में लेना चाहता है। कोई व्यापार करने के इरादे से आता है, तो कोई भेड़ की खाल में भेड़िया बन के आता है और आकर हमारे ऊपर काबिज हो जाता है। क्या वजह है कि हम बार बार आक्रमण झेलते रहे और हमने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया? अंग्रेज़ों ने तो हम सबको लगभग 200 सालों तक गुलाम बना के रखा था। हम आज़ाद नहीं थे और आज उसी आज़ादी का हम जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। आज़ादी के बाद भी युद्धों से हमारा पीछा नहीं छूटा। पाकिस्तान ने 1965 में, 1971 में हमसे युद्ध किया। हमारे देश की सेना ने बहुत बहादुरी के साथ उसका सामना किया और 71 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। 90,000 सैनिकों का समर्पण करवाया गया और उसको बाद में पाकिस्तान को सौंप दिया गया। ये भी हमारी सहिष्णुता का परिचय है। चीन ने 1962 में हम पर आक्रमण किया। साजो सामान न होने के बावजूद, उतने आधुनिक हथियार न होने के बावजूद हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी पूर्वक वो लड़ाई लड़ी और निस्संदेह
इसमें भारत परास्त हुआ था। लेकिन उसके बाद चीन ने जितनी बार हिमाकत की थी उतनी बार भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हाल ही का गलवान की घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और चीन अंदर अंदर सहम सा गया कि अब भारत पर यह नीति हम लागू नहीं कर सकते कि हम धीरे से जाएं और हिंदुस्तान को पुश करके थोड़ी सी ज़मीन उसको कब्जा करें, क्योंकि हिंदुस्तान आज का बदल रहा है। बाद में पाकिस्तान ने छद्म युद्ध का सहारा लिया। फिर पाकिस्तान कारगिल में युद्ध छेड़ता है। हिंदुस्तानी सैनिक उसका बहुत बहादुरी के साथ सामना करते हैं, कई सारी पहाड़ियों को मुक्त कराते हैं। हमारे बहुत सारे वीर सैनिकों ने शहादत दिया और कारगिल को हम मुक्त करा पाए। गलती पाकिस्तान की थी। चाहती तो भारतीय सेना पाकिस्तान में भी घुस सकती थी और उसके लाहौर, इस्लामाबाद को कब्जा कर सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया। अब इसको चाहे भूल कहिए या हिंदुस्तान की सहिष्णुता कहिए। अंग्रेजी की एक कहावत है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। अगर आपको अपने आप को डिफेंस करना है तो आप अटैक करने की पॉलिसी लेकर आइए। हिंदुस्तान ने शायद उस पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया जब पाकिस्तान ने उरी में आतंकवादी हमला करवाया। उस समय भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पीओके में जाके और पाक समर्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और वहाँ पे जो भी आतंकवादी थे उनको चुन चुन के मारा था। उसके बाद पाकिस्तान पुलवामा करता है और भारतीय सेना उसका जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक करके देती है। भारत बदल चुका है। हिंदुस्तान की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। हिंदुस्तान ने अपने आप को दिखाया है कि अब हम सॉफ्ट स्टेट नहीं रहे, हम आतंकवाद और किसी भी बाहरी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देंगे और ज़रूरत पड़ी तो घर में घुस के मारेंगे। इसी पर रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बुझी राख मत हमें समझना अंगारों के गोले हैं, देश आन पर मरने वाले हम बारूदी शोले हैं, हम सब खौफ नहीं खाते हैं विध्वंसक हथियारों से, सीख लिया है लड़ना हमने तुझ जैसे मक्कारों से, पहला वार नहीं करते हम, पहले हम समझाते हैं, फिर भी कोई आंख दिखाए महाकाल बन जाते हैं, शेरों के हम वंशज सारे, सुन एक बात बताते हैं, एक झपट्टे में ही पूरी खाल खींच हम लाते हैं, आन बान की रक्षा में हम अपना शीश कटाते हैं, जिस देश धरा पर जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाते हैं, नागफनी के कांटों से हम कभी नहीं घबराते हैं, सर्पों के फन कुचल कुचल कर हाथों से लहराते हैं, दिल में हल्दी घाटी बैठी लिए हाथ में भाले हैं, मातृभूमि पर मिटने वाले शूरवीर मतवाले हैं, माथे तिलक लगाती हमको वीर प्रसूता माताएं, वीर सिवा राणा सुभाष की भरी पड़ी हैं गाथाएं, आंख मिचौली बंद करो तुम, खौफ न खाते बिल्ली से, एक पल में ही चीर फाड़ दें, हुक्म मिले गर दिल्ली से। और ये जो हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है, हमारे तिरंगे का सम्मान हो, हमारे तिरंगे को पूरा देश जाने, तिरंगे के बारे में बच्चा बच्चा अवगत हो, उसके अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही पैदा हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम सभी नागरिकों को इसमें अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हम सभी को ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को मिटा के आगे बढ़ना चाहिए कि देश हमारा है और हम इसकी रक्षा करेंगे। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को टैग करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए